हेलो दोस्तों, अब एक नया पार्ट स्टार्ट होने जा रहा है यूजीसी नेट और जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं उसके लिए। ठीक है, तो आप हमारे चैनल सब्सक्राइब कीजिए। मैं कम से कम 2000 क्वेश्चन जो हैं अपलोड करने की कोशिश करूँगा, इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। और यूजीसी नेट की परीक्षा और जितने भी आपके एग्ज़ाम होते हैं उन सभी एग्ज़ाम्स में ये काफ़ी आपकी हेल्प करेगा। ठीक है, सारे सिलेबस को लिया गया है जो यूजीसी नेट के अकॉर्डिंग है। आपके असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी जब आती है तो उसमें भी यूजीसी नेट का ही सिलेबस होता है। चलिए पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हम लोग। भारत में कितने प्रकार के विकास बैंक हैं? ये हैं 3 प्रकार के। ठीक है, आयात निर्यात बैंक का क्या कार्य है? तो ये है निर्यात विकास निधि और सम्मान निधि और निर्यात बाजार निधि। ये 3 निधियाँ हैं जिसमें आती हैं। नेक्स्ट आइए, एक्सिस बैंक के विदेशी कार्यालय कहाँ पर हैं? यह है नेपाल और वाशिंगटन में। सिडबी का मुख्यालय कहाँ पर है? यह है लखनऊ में। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, भारतीय औद्योगिक वित्त निगम की 50% पूंजी किसके पास है? तो यह आपकी भारतीय विकास बैंक के पास है। ठीक है, औद्योगिक विकास बैंक के प्रत्येक सहायक योजनाएं कौन सी हैं? यह है परियोजना वित्त योजना। क्वेश्चन नंबर 6 में आइए, बीमा की विशेषता क्या है? तो भाई बीमा की विशेषता क्या है? क्वेश्चन नंबर 6, जोखिम सुरक्षा, जोखिम अंतरण करने की विधि और बीमा एक अनुबंध है। ठीक है, जोखिम सुरक्षा, जोखिम अंतरण करने की विधि और बीमा एक अनुबंध, 3 चीज़ें बताई गई हैं आपको इसमें। अब नेक्स्ट आइए, क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। जब किसी, ये एग्ज़ाम में काफ़ी बार आ चुका है, जब किसी संपत्ति का बीमा उसके मूल्य से कम धनराशि का कराया जाता है तो उसे क्या कहा जाता है? उसे कहते हैं हम लोग अल्प बीमा। जब किसी संपत्ति का बीमा उसके मूल्य से कम धनराशि का कराया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं अल्प बीमा। किसी संपत्ति का बीमा उसके मूल्य से अधिक धनराशि का कराया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं अधिक बीमा। विविध बीमा में क्या क्या सम्मिलित है? फसल बीमा, मोटर बीमा और विश्वस्तता बीमा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, समुद्री बीमा में सम्मिलित क्षेत्र क्या हैं? तो है दायित्व बीमा और माल बीमा। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें। अब आइए क्वेश्चन नंबर 11, वह व्यक्ति अथवा संस्था जो किसी दूसरे व्यक्ति को जोखिम से होने वाली हानि की पूर्ति का वचन देती है क्या कहलाती है? उसे कहते हैं बीमा करता। तो ये आपका क्वेश्चन जो है चल रहा है। नेक्स्ट आइए, क्वेश्चन नंबर 12, बीमा के अनुबंध के अनुसार वह अधिकतम राशि जो बीमित द्वारा बीमा दुर्घटना के घटित होने पर क्षतिपूर्ति के रूप में प्राप्त किया जा सकता है, इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं बीमाकृत राशि। मोटर बीमा में कौन कौन से जोखिम संग्रहित किए जाते हैं? संपत्ति को नुकसान से होने का जोखिम और व्यक्ति दुर्घटना का जोखिम। अग्नि बीमा किस प्रकार के बीमा में आता है? उत्तर है सामान्य बीमा। परिपक्वता दावा क्या है? पॉलिसी की परिपक्वता पर देय राशि, मतलब कि जो मैच्योरिटी अमाउंट जो मिलता है आपको जब इंश्योरेंस कराते हैं तो उसकी देय राशि। मृत्यु दावा क्या है? बीमाकृत जीवन की मृत्यु पर नॉमिनी को भुगतान की जाने वाली राशि। अगर किसी परिवार में किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसकी नॉमिनी उसकी वाइफ होती है मोस्टली, तो उसको मृत्यु के पश्चात भुगतान की जाने वाली राशि। ठीक है, अधिकार सौंपने वाले नियम किसके अधीन शासित किए जाते हैं? बीमा अधिनियम 1938 के अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर 18 ये, पॉलिसी धारक को पॉलिसी के अधीन नॉमिनी नियुक्त करने की आवश्यकता क्या होती है? अगर नॉमिनी माइनर हो। वह किस प्रकार के जोखिम होते हैं? क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, वह किस प्रकार के जोखिम होते हैं जो किसी व्यवसाय या परिवार की संपत्ति की हानि होने पर उत्पन्न होते हैं? इसे कहते हैं संपत्ति जोखिम। वह किस प्रकार के जोखिम होते हैं जो किसी संस्था या परिवार के किसी सदस्य के कारण उत्पन्न होते हैं?
इसे कहते हैं व्यक्तिगत जोखिम। जोखिम जो संस्था की आर्थिक स्थिति को प्रभावित करती है क्या कहलाती है? वो कहलाती है आपकी आर्थिक जोखिम। क्वेश्चन 22 आइए। ऐसा कौन सा जोखिम है जिसमें लाभ या हानि दोनों की संभावनाएं विद्यमान होती हैं? यहाँ पे जो है आपका विद्यमान होना चाहिए। तो यह है परिकल्पित जोखिम। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए। 23, वह कौन सी जोखिम है जो ना तो किसी व्यक्ति विशेष के कारण उत्पन्न होती है और ना ही किसी व्यक्ति विशेष को प्रभावित करती है? इसे कहते हैं हम लोग आधारभूत जोखिम। उपभोक्ता की इच्छा में परिवर्तन किस प्रकार का जोखिम होता है? ये होता है गतिशील जोखिम। नेक्स्ट है क्वेश्चन 25, एक बीमाकर्ता का पुनः बीमा करवाने का मुख्य कारण क्या होता है? यह जोखिम को कम करने की अनुमति देता है। गैर आनुपातिक कार्यक्रम के भीतर जोखिम प्रीमियम होता है दावों की अपेक्षित औसत लागत। ये मोटो किया। चलिए नेक्स्ट आइए। गैर आनुपातिक कार्यक्रम के भीतर जोखिम प्रीमियम होता है दावों की अपेक्षित औसत लागत। IRDAI का पूरा नाम क्या है? इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसको बहुत ध्यान रखिए, एग्जाम में काफ़ी बार पूछा था। IRDAI का पूरा नाम क्या है? इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। भारतीय बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण का गठन कब हुआ था? 27 अप्रैल 2001 को। ये भी बहुत क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में अनेक बार आ चुका है। भारतीय बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण की स्थापना किस समिति की सिफारिश पर की गई थी? यह है मल्होत्रा समिति। IRDAI का क्या कार्य है? बीमा कराने वाले हितों का संरक्षण करना और आचार संहिता का निर्धारण करना और कंपनियों के पंजीयन का नवीनीकरण करना। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए। रीगल एवं मिलर ने क्या कहा था? इन्होंने कहा था जिसमें बीमाकर्ता अनुबंध के अंतर्गत होने वाली वित्तीय हानि को पूरा करने का अनुबंध करता है। ठीक है, आपके रीगल एवं मिलर ने क्या कहा था? इन्होंने कहा था बीमाकर्ता अनुबंध के अंतर्गत होने वाली वित्तीय हानि को पूरा करने का अनुबंध करता है। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए। सर विलियम बेवरिज ने क्या कहा था? इन्होंने कहा था सामूहिक रूप से जोखिम उठाना ही बीमा है। सर विलियम बेवरिज ने क्या कहा था? सामूहिक रूप से जोखिम उठाना ही बीमा है। प्रोफेसर हॉकिंस ने क्या कहा था? प्रोफेसर हॉकिंस ने कहा था जोखिम को दूसरों के साथ बांटने का कारण उपलब्ध हानि बीमा है। मतलब जोखिम को दूसरों के साथ बांटने का कारण उपलब्ध हानि ही बीमा है। ठीक है। टिंडाल ने क्या कहा था? टिंडाल ने जो कहा था, ये कहा था उन्होंने एक निश्चित घटना घटित होने पर जोखिम उठाने के लिए दिया गया प्रतिफल बीमा है। ठीक है, एक निश्चित घटना के घटित होने पर जोखिम उठाने के लिए दिया गया प्रतिफल बीमा है। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए। बीमित द्वारा बीमा दुर्घटना के घटित होने पर प्राप्त होने वाली राशि क्या कहलाती है? इसे कहते हैं बीमाकृत राशि। बीमाकर्ता दोबारा बीमित से वसूल किए जाने वाला प्रतिफल क्या है? प्रीमियम। भाई जानते हैं हर साल आपका जो है प्रीमियम लगता है, कोई भी आप इंश्योरेंस कराते हैं। भारत में विपणन की आधुनिक विचारधारा किस रूप में लागू होती है? तो भाई इनकी आधुनिक विचारधारा आंशिक रूप से लागू होती है। विपणन का प्राचीन विचारधारा का अंतिम लक्ष्य क्या है? अधिकतम विक्रय द्वारा लाभ। मतलब अधिकतम विक्रय करना, उसके द्वारा लाभ कमाना। तो ये प्राचीन विचारधारा का अंतिम लक्ष्य है। एक निर्माता की दृष्टि से विपणन किस प्रकार लाभदायक नहीं होता है? लागत में कमी करने में असक्षम। ठीक है, लागत में कमी करने में असक्षम। तो एक निर्माता की दृष्टि से विपणन किस प्रकार लाभदायक नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 39 आइए। विपणन की आधुनिक विचारधारा के लक्षण क्या क्या हैं? इनके लक्षण देखिए। पहला है उपभोक्ता की संतुष्टि, रहन सहन के स्तर का निर्माण करना और उपभोक्ता की प्रधानता। क्वेश्चन 40 देखिए। जीवन स्तर प्रदान करने वाली कौन सी विचारधाराएं हैं? इसे कहते हैं आधुनिक विचारधारा। जीवन स्तर, भाई आधुनिक विचारधारा कहती है जीवन स्तर को जो है आपको एक अच्छे स्तर पर ले आना है, उसको प्रदान करना है। तो ये आधुनिक विचारधारा है। क्वेश्चन नंबर
41 देखिए, हमारे देश में विपणन की आधुनिक विचारधारा के पूर्ण रूप से लागू न होने के क्या कारण है? लाभों की प्रधानता। ठीक है, आइए क्वेश्चन 42, उपभोक्ता संतुष्टि विचारधारा के क्या लक्षण हैं? तो देखिए क्या लक्षण है। पहला है आपका प्रति व्यक्ति आय की अधिकता, उपभोक्ता की आवश्यकता अनुसार उत्पादन और उपभोक्ता की आवश्यकता अनुसार अनुसंधान। संतुष्टि की क्या विचारधारा है? संतुष्टि की विचारधारा क्या है? उपभोक्ता संतुष्टि के बाद ही लाभ प्राप्त किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 44 देखिए, एक सामाजिक परिदृश्य में विपणन का महत्व क्या होता है? विपणन का महत्व होता है, निम्न महत्व होते हैं, देखिए क्या होते हैं। नंबर 1, रोजगार वृद्धि के उद्देश्य और राष्ट्रीय आय में वृद्धि के उद्देश्य से, देखिए रोजगार वृद्धि के उद्देश्य से और राष्ट्रीय आय की वृद्धि के उद्देश्य से और वितरण लागत में कमी के उद्देश्य से। ठीक है, वस्तुओं व सेवाओं के वितरण संबंधी विचारधारा। क्वेश्चन 45 आपको बता रहे हैं हम। 45 देखिए ध्यान से, वस्तुओं व सेवाओं के वितरण संबंधी विचारधारा के अनुसार विपणन का क्या कार्य है? उत्तर है, वस्तु निर्मित होने के बाद प्रारंभ होता है। ठीक है, उत्पादन के विनिमय हेतु व्यापार की जो फाउंडेशन रखी जाती है वह विपणन का हृदय बनती है। ये कौन सा विकास का चरण था? ये प्रथम चरण था। विपणन का परंपरागत दृष्टिकोण या वस्तु की दृष्टिकोण कौन सा है? वस्तुओं एवं सेवाओं का वितरण दृष्टिकोण। ठीक है, क्वेश्चन 48 आइए, विपणन की परंपरागत दृष्टिकोण या वस्तु का दृष्टिकोण कौन सा है? वस्तुओं एवं सेवाओं का वितरण दृष्टिकोण। क्वेश्चन 49 देखिए, कोटलर के अनुसार विपणन प्रणाली के मूल तत्व क्या है? ये मूल तत्व देखिए, पहला है पब्लिक एवं समष्टि वातावरण, दूसरा है मध्यस्थ पूर्तिकर्ता एवं प्रतियोगी। ठीक है, तो पहला है पब्लिक एवं समष्टि वातावरण, दूसरा आपका मध्यस्थ पूर्तिकर्ता एवं प्रतियोगी और कंपनी एवं कंपनी का बाजार। ठीक है, उपयोक्ता सृजन दृष्टिकोण के अंतर्गत अधिकार परिवर्तन से क्या आशय हैं? वस्तु की उपयोगिता तथा मूल्य दोनों में वृद्धि। आज इतने ही क्वेश्चन इस पार्ट में रखते हैं, इसको देखिए पढ़िए, ये आपके रिवीजन के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। जब आप यूजीसी नेट या फिर कोई भी आप असिस्टेंट प्रोफेसर या टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम दे जाते हैं तो उसमें आपको रिवीजन करने में बहुत ही सहायक होते हैं। अगर आपने एक बार किताब पढ़ रखी है तो रिवाइज कर सकते हैं, या फिर जो है आप पॉइंट टू पॉइंट में क्वेश्चन दे रहा हूँ उसको आप याद भी कर सकते हैं। तो हमारा चैनल आप सब्सक्राइब कीजिए, आपको अनेक क्वेश्चंस प्राप्त होंगे। अगले पार्ट में हम 80 क्वेश्चन का लेके आएंगे, इसी के आगे 51 से स्टार्ट होंगे 131 तक चलेंगे। ठीक है, थैंक यू।